हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवीटिंग मैथ क्लासेस। मैं हूं संजय कुमार। आज मैं आपके लिए क्लास 10वीं की साइंस की मानव नेत्र जो चैप्टर एक्सरसाइज 2 है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं उसकी एक नई वीडियो मैं लेके आ रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू। चलते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के रूप में। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है? इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया में होता है। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? वो पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है, यानी पक्षमाभी द्वारा किया जाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को कौन परितारिका नियंत्रित करता है? इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो अभिनेत्र लेंस किस उत्तल लेंस होता है? इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु आँख से कितनी दूरी है? तो कितनी दूरी होनी चाहिए? वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? वो होता है, नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। और इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जब नेत्र लेंस की पक्षमाभी पेशियाँ शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस से क्या होता है? तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियाँ शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब नेत्र लेंस के पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हो तब क्या होता है? कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? जब सिकुड़ जाती है तो क्या हो जाता है? ये घट जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति में मोतियाबिंद हो जाता है। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष किस लेंस से? तो निकट दृष्टि दोष के लिए जैसा कि आपको पता है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जाता है? तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, तो दीर्घ दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का, जरा दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? तो जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलते नेक्स्ट। निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है? तो जो निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति के पास होता है वह जो है सो दूर की वस्तु को स्पष्ट दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है? तो निकट की वस्तु को स्पष्ट वह नहीं रख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन मेरा जो कहता है कि जरा दृष्टि दोष जो है सो किस कारण उत्पन्न होता है? तो जरा दृष्टि दोष नेत्र की समंजन क्षमता घट जाने के कारण ऐसा होता है। निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? तो दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न होने का मेन कारण होता है
वो होता है नेत्र गोलक का लंबा होना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण, तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण होता है नेत्र गोलक का छोटा होना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रदान नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो नेत्रदान नहीं कर सकता? तो नेत्रदान नहीं कर सकता है उसके लिए जो व्यक्ति होना चाहिए, मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेत्रदान कर सकता है, तो कौन नेत्रदान कर सकता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो किस वर्ण के लिए? बैगनी रंग के लिए। और ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर 25। किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो वो हो जाएगा न्यूनतम लाल रंग के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे कम विचलन करता है? तो कौन सा वर्ण सबसे कम? लाल करता है सबसे कम। अब चलते हैं, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? तो सबसे अधिक विचलित कौन सा होता है? बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन, आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटना है? तो आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश में कौन सी प्राकृतिक घटना होती है? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और डी के लिए विक्षेपण की घटना होती है। 29, इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष जो हमें दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारे का टिमटिमाने का कारण, तो तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रैफिक सिग्नल में प्रकाश का कौन सा वर्ण होता है? तो प्रकाश का कौन सा वर्ण होता है ट्रैफिक सिग्नल के लिए? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग का होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होने का कारण क्या होता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सो प्रतीत होता है रक्तताप, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के छोटी तरंगदैर्घ्य के वर्ण का प्रकीर्णन क्या होता है ऑप्शन के अनुसार? तो इसका जो ऑप्शन है 34 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिक होता है। अब क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, तो प्रकाश के जो बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो वायुमंडल जब नहीं होगा तो आकाश काला प्रतीत हो जाएगा। कैसा प्रतीत होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्यंत सूक्ष्म कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण होता है, तो कैसा होता है? लाल, पीला, नीला, हरा। इसमें से क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा नीला हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत बड़ा है तो प्रकीर्णित प्रकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? तो श्वेत प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़े साइज के कण किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? तो बड़े साइज के कण किसको करते हैं? यानी बड़ी तरंगदैर्घ्य को करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 41 क्वेश्चन कहता है, मानव के दोनों नेत्र का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होता है? तो अधिकतम जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो 180 डिग्री होता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मानव का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो एक नेत्र का कितना होता है? तो एक नेत्र का होता है 150 डिग्री। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुँचाता है? तो मस्तिष्क तक कौन पहुँचाता है? वो होता है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दृक् तंत्रिका पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अबिंदुकता दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस उपयोग कर दोष का निवारण किया जाता है?
तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक नेत्र से संसार कैसा दिखता है? एक नेत्र से संसार कैसा दिखता है? द्विआयामी, त्रिआयामी, बहुआयामी, इनमें से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का द्विआयामी दिखता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने समय के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो कितने समय के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 47 का क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि पित्त बिंदु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन। मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही होता है? तो प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही कौन होता है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अंध बिंदु होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? तो कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? तो 5 होते हैं, 5 पृष्ठ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहेंगे? तो 50 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रिज्म कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विचलन कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिक तीव्रता वाले प्रकाश जब नए नेत्र पर पड़ती है तो पुतली की साइज हो जाती है, तो कैसी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, छोटी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ती है तो पुतली की साइज क्या बन जाती है? तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जरा दूरदृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफोक्सी लेंस के ऊपरी भाग कौन सा लेंस होता है? तो इसके लिए ऊपरी भाग जो है सो अवतल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 54 का ए हो जाएगा। 55 की ओर चलते हैं। जरा दूरदृष्टि में उपयोग की जाने वाली द्विफोक्सी लेंस का निचला भाग किस लेंस का बना होता है? तो निचला भाग किस लेंस का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का बना होता है। निकट दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के आगे बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरदृष्टि युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना के पीछे बनता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पठ पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इस विद्यार्थी को कौन सा दृष्टि दोष है? तो इस विद्यार्थी को कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 58 का ए। चलते हैं 59 क्वेश्चन नंबर। तो 59 क्वेश्चन का आंसर जो है सो आपको मैं बता दूं, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो अवतल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होना चाहिए। 60 की ओर चलते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में जल बूंद के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार होता है? तो कितनी बार होता है? तो वो हो जाता है 1 बार होता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि और भी इम्पोर्टेंट है तो वो भी मैं लेके आया हूँ। द्वितीय इंद्रधनुष में जल बूंद के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार होता है? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 2 बार करता है। अभिनेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया निम्नलिखित में किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ऐसा हो पाने का कारण समंजन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 64 का अनंत होना चाहिए। अगर निकट पूछता
पास की बिंदु कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अनंत होगा, यानी दूर बिंदु के लिए अनंत होना चाहिए। एक सामान्य नेत्र के अभिनेत्र लेंस की क्षमता का परिसर कितना होना चाहिए, रेंज कितना होना चाहिए, तो 65 का जो आंसर है, 65 का आंसर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 40D से 44D तक होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में दृष्टि का दृढ़ता का समय अंतराल क्या होना चाहिए, तो इसके लिए 66 का जो आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा और 1/16S हो जाएगा। इंद्रधनुष का बनना किस प्रकाश की घटनाओं का परिणाम है, तो इंद्रधनुष बनने के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का हो जाएगा, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 68। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है, तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण जो है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, और आज इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, साथी या अपने जानकार व्यक्तियों में इतना शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ पाए और उसको भी जानकारी मिल सके। मैं इसी तरह का वीडियो, प्रत्येक चैप्टर का वीडियो जो है सो मैं आपके पास अपलोड करता रहूँगा, और यह वीडियो आपको रोज़ सुबह 7 बजे मिल जाया करेगी मेरे चैनल पे। तो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको बता ही देता हूँ कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग कितना होता है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन मिनट में दिए गए। इसके लिए मैं आपको आंसर भी मिनट में ही बताऊँगा, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 मिनट का। तो चलते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो की ओर। धन्यवाद।